Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 8 अगस्त 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पेरू को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको हम AIIB के नाम से भी जानते हैं, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के पास में 80 से ज़्यादा मेंबर नेशंस हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है भारत सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इस बैंक के अंदर में। थर्ड स्टेटमेंट, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है इसके पास में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी मेंबर एशिया से बाहर का नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया। तो बताना है इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन C 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन D तीनों के तीनों सही हैं। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सर थंबनेल कैसा लगा देते हो, कभी कभी लग रहा है क्लिक बेट करने की कोशिश करो। देखो ऐसा नहीं है। मैंने जो संडे में न्यूज़पेपर कवरेज किया था, आपको याद होगा मैंने बोला था एक आर्टिकल साइंस एंड टेक के पेज पर आया है जिसको मैं थंबनेल के बेसिस पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसका थंबनेल जो है थोड़ा सा ऐसा होगा जो कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी को क्रिएट करेगा। तो क्या ये रियलिटी है? ऐसी कोई वेल देखने को मिली है जिसका वज़न वाकई में 340 टन है, 340 टन्स। आप टन का मतलब समझ रहे हो ना, एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। तो बिल्कुल इतने वेट की वेल का एग्जिस्टेंस हुआ करता था। उसके कुछ फॉसिल्स पाए गए हैं जिसको लेकर द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी एक बहुत बड़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जो कि हमारे GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे, ऐसा नहीं केवल द हिंदू इसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, और प्लस साथ ही साथ में आप देख पाओगे इंडिया के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन सभी के अंदर में इस आर्टिकल को कवरेज बहुत ही डिटेल से मिला है। ऐसे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हैवीएस्ट एनिमल दैट एवर लिव्ड, जिसका वेट 340 टन के आसपास है, ऐसा एनिमल के जो फॉसिल्स हैं, उसके जो जीवाश्म हैं, वो कहाँ से डिस्कवर करे गए हैं? पेरू में डिस्कवर करे गए हैं। इस वजह से बोला है आज आपको पेरू को मैप में देखना है। पेरू बेसिकली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो जिस वेल के जो जीवाश्म मिले हैं वो वेल लगभग 40 मिलियन ईयर्स पुरानी देखने को मिलेगी। और मतलब उस समय पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अगर पृथ्वी पर कोई सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट एनिमल है या हुआ करता था तो वो यही एंशेंट जायंट वेल है। इसको पता है क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया पेरूसेटस कोलोसस। तो ये पेरूसेटस कोलोसस क्या है, इसके बारे में भी सारा का सारा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। वैसे आपको मैं आर्टिकल दिखा देता हूँ। ये वाला आर्टिकल परसों हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक के पेज पर पब्लिश हुआ था, जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। तो ये एक नई डिस्कवर्ड स्पीशी आपको देखने को मिलेगी। वेल की एक स्पीशी है जो कि बोला जा रहा है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर एक हैवीएस्ट एनिमल की कैटेगरी में आता है। इसका वेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 340 टन्स के आसपास है। क्योंकि जो ये पेरूसेटस कोलोसस वाली स्पीशी के अंदर में जो ये वेल होती है ना, इनमें जो सबसे छोटे साइज़ की अगर वेल अगर हम देखें, उसका जो सबसे कम वजन वाली वेल होती है उसका भी कम से कम 85 टन के आसपास होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो एकदम सबसे बड़े साइज़ का वेल होता है इस वाली कैटेगरी में, जिसकी हम बात करें पेरूसेटस कोलोसस की, तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा वेट हो सकता है वो लगभग 340 टन्स के आसपास हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जिस प्रकार से अभी के समय पर जो ये जीवाश्म मिले हैं, जो स्केलेटन्स फाउंड करे गए पेरू के अंदर में, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि ये जो वेल है लगभग 340 टन्स के आसपास थी।
और ये जो फॉसिल्स हैं लगभग 40 मिलियन ईयर्स पुराने, 39 से 40 मिलियन ईयर्स पुराने आपको यहाँ पर ये देखने को मिल पाएंगे। मतलब ये ऐसी व्हेल स्पीशी जो कि 39 मिलियन ईयर्स अगो पाई जाती थी। और इस प्रकार के जो पिक्चर्स आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होते हुए देखे होंगे कि अगर हम अफ्रीकन एलिफेंट की बात करते हैं तो अफ्रीकन एलिफेंट अपने आप में एक बहुत बड़े साइज़ का होता है, उसका वेट भी 10 टन होता है। जो वाइट राइनोसोरस होता है उसका वेट 4.5 टन होता है। जो ब्लू व्हेल होती है, ब्लू व्हेल जो सबसे बड़ी स्पीशी आज की कैटेगरी में, आज के समय पर अगर आप देखोगे ऐसी ब्लू व्हेल जिसका सबसे बड़ा साइज़ होता है, उससे बड़ा साइज़ हो ही नहीं सकता। जो सबसे बड़े साइज़ होता है उस वाली ब्लू व्हेल का वेट भी 190 टन्स के आसपास होता है। तो इससे भी पहले जो ये एंशिएंट व्हेल की स्पीशी हुआ करती थी, ये वाली पेरुसेटस कोलोसस, इसका वेट लगभग 340 टन्स के आसपास देखने को मिला करता है। क्योंकि अभी जो ये स्पीशीज़ के यानी कि जो ये व्हेल की स्पीशी हुआ करती होगी, इसके जो अभी फॉसिल्स मिले ना उसमें रिब्स मिली हैं, उसके बाद में वर्टिब्रा मिला है और साथ ही साथ में इनोमिनेट मिला है। इस प्रकार की जो रिब्स हैं वो फाउंड करी गई हैं। आप देख पाओगे ऐसे जो आर्टिकल्स हैं वो लगातार पब्लिश हो रहे हैं। ये आपको ये सारे के सारे जो रिब्स हैं वो सब बोन्स जो है एग्जैक्टली दिखाई पड़ेंगे। और बोला जा रहा है इन बोन्स में भी बहुत ही ज़्यादा वजन है, बहुत ही ज़्यादा वेट इन बोन्स के अंदर में देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ी सी और बातें इसके बारे में जानते हैं। जब भी दुनिया में सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा वक्त तक जीवित रहने वाली जानवर की बात होती है तो उसमें ब्लू व्हेल सबसे टॉप पर आता है। ब्लू व्हेल नाम ही आता है हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग। तो इसी में जो हमारे नए नए रिसर्चर्स हैं उन्होंने दावा करके ये बताया है कि अब ब्लू व्हेल से भी बड़ा जो स्पीशी है, ब्लू व्हेल से भी बड़ी जो जानवर अगर पृथ्वी पर कोई एग्जिस्ट किया है तो वो यहाँ पर ये वाली स्पीशी देखने को मिलेगी जिसका नाम है पेरुसेटस कोलोसस। ठीक है, रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि ये जो स्पीशी है ये इयोसीन वाले एरा को बिलोंग करती है। इयोसीन वाला जो एरा है ना, आपको पता होगा मायोसीन, ये सारे के सारे मैंने आपको एरास कई बार पढ़ा रखे हैं। तो इयोसीन वाला जो युग है उस दौरान लगभग आज से कितना समय हो गया, आज से लगभग 5.6 करोड़ साल पहले ये जानवर हुआ करता था। और जो ये फॉसिल्स हैं इनको देखकर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि इस पेरुसेटस कोलोसस का जो साइज़ है, जो इसकी लंबाई है वो लगभग 20 मीटर थी। 20 मीटर लंबाई थी। इसका वज़न करीब यहाँ पर 340 मिलियन टन के आसपास था। ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और जो फॉसिल्स मिले उसके अकॉर्डिंग देखकर बताया गया है। मतलब ये कितना भारी हो गया, मैंने भी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए थे। मतलब इमेजिन कर सकते हो जो डायनासोर हुआ करते थे, डायनासोर से भी बड़ी स्पीशी, डायनासोर से भी भारी स्पीशी। तो कहीं ना कहीं इस वाली जानवर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता है, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ जो नज़र आ रही है वो यहाँ पर इसका वेट ही है। इतना ज़्यादा वेट है। और आप मतलब आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, जैसे लाइवमेंट का आर्टिकल पढ़ गया और मी न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कोलोसस का जो कंकाल मिला है जिसमें कुछ हड्डियाँ मिली हैं, उनका वजन ना कुछ कुछ ब्लू व्हेल से दुगना वजन है। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं इनको अब तक इस कोलोसस की 13 रीढ़ की हड्डी मिली है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 4 पसलियाँ मिली हैं और साथ ही साथ में एक कूल्हे की हड्डी भी मिली है खुदाई के दौरान। और बताया यह भी जा रहा है कि जो एक एक हड्डी है, साइज़ तो बहुत बड़ा है और एक एक हड्डी का जो वज़न है वो लगभग यहाँ पे 5 से 8 टन के आसपास है। 5 से 8 टन। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हो ये वाकई में एक हैवीएस्ट एनिमल होगा पृथ्वी के ऊपर में। ठीक है, अब एग्ज़ाम के लिए क्या ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए जो स्पीशी है इसका ध्यान रखना है। नाम जो है ना, ये नाम बहुत चर्चा में है, इस नाम को ध्यान रखना है। नाम मैंने जैसे आपको बताया, नाम है पेरुसेटस कोलोसस। ये आपको स्पेलिंग देखने को मिलेगी। स्पेलिंग की टेंशन मत लेना, आपको प्रॉपर लिखित में सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करवा दी हैं। तो जो भी चीज़ें आपने इसके बारे में पढ़नी है वो मैंने इनफ इन्फॉर्मेशन इस वाले आर्टिकल में, मतलब पीडीएफ में आपको इतना जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा, जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है कि कौन कौन सी जो स्केलेटन्स है वो पाई गई हैं सदर्न पेरू के अंदर में, प्लस इसके स्पीशी का नाम, इसकी लेंथ वगैरह, ये जो भी चीज़ें वो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करवा दी है। नाउ आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। फ्रंट पेज पर ही आपको सबसे पहले ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा और आने वाले समय पर इस आर्टिकल की बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है। काफ़ी एडिटोरियल पब्लिश होने वाला है। सेम आर्टिकल पेज नंबर 4 पर भी कवर किया गया है, पेज नंबर 11 पर भी कवर किया गया है। इसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करके पढ़ने वाले हैं। तो हुआ क्या है, इंतज़ार इसी चीज़ का था कि जो ये डेली सर्विसेज बिल है ये अभी लोकसभा से कुछ दिन पहले पास हो गया था, ये राज्यसभा में कल इंट्रोड्यूस किया गया, तो राज्यसभा से पास होगा या नहीं होगा ये चिंता थी। अब ये जो बिल है ये राज्यसभा से भी पास हो चुका है और सीधा सीधा यहाँ पर इससे जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। सारी पार्टी साथ में खड़ी थी केजरीवाल जी के साथ में। केजरीवाल जो कि आज के समय पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना जो एंगर है वो भी दिखाया है जैसे यहाँ पर राज्यसभा के अंदर में ये डेली सर्विसेज बिल पास हुआ है उसके बाद। अच्छा, ये डेली सर्विसेज बिल करेगा क्या, इसके बारे में सारा का सारा जो डिस्कशन है हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में ज़रूरत यह है कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ में समझो कि आखिरकार चल क्या रहा है, इतिहास क्या है,
इतिहास मतलब जो ये हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास है दिल्ली को लेकर, वो क्या बोलता है, ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसको जानने के लिए, इस आर्टिकल को बिल्कुल जड़ से दिमाग में बैठाने के लिए, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो आर्टिकल 239AA है ये क्या है। देखो, आर्टिकल 239AA को हमारे संविधान में लाया गया था बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। जो 69th अमेंडमेंट हुआ था 1991 में, इस एक्ट के माध्यम से 239AA आर्टिकल को ऐड किया गया हमारे संविधान के अंदर में। और इसको ऐड करते ही क्या था, मतलब ये था इसको ऐड करने का कि जो दिल्ली है इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। और ये सारा काम हो रहा था एस बालाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। उन्होंने रिकमेंड किया था कि हाँ, दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। अब स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है? देखो, दिल्ली वैसे तो एक यूनियन टेरिटरी है, वैसे और भी यूनियन टेरिटरीज हैं भारत के अंदर में, लेकिन ऐसी यूनियन टेरिटरी बहुत कम है। कौन सी वाली? जहाँ पर ना आपको एडमिनिस्ट्रेटर और साथ साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो, मतलब क्या है ना कि जो यूनियन टेरिटरी होती है, ये यूनियन टेरिटरी सीधा सीधा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, हमारी केंद्र सरकार के अंडर में आती है यूनियन टेरिटरी। अब दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली में स्पेशलिटी यह है कि इनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। वैसे ज़्यादातर यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी उनकी खुद की विधानसभा नहीं होती है, लेकिन अब दिल्ली में क्योंकि विधानसभा है तो इनके पास में चीफ मिनिस्टर भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है दिल्ली के अंदर में, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दिल्ली में आपको इधर सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखने को मिल जाएगी, प्लस वहाँ पे जो लोगों ने अपनी सरकार को चुनकर वोट देकर बैठाया है वो सरकारी बैठी हुई है। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा भी है, प्लस यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कई बार दोनों में आपस में कई सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी यहाँ पर बन जाते हैं। और यही हम लोग पढ़ते हैं टसल, सेंटर वर्सेस स्टेट का। सेंटर वर्सेस स्टेट का में सबसे स्पेशल जो टसल है वो यही है कि केंद्र सरकार और जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, इनके बीच में दिल्ली की पावर्स को लेकर ये टसल होना। अब देखो, जो आर्टिकल 239AA को यहाँ पर लाया गया था, इसमें पावर्स जो हैं बट गई। अब पावर्स बटने के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो जो हमारी केंद्र सरकार है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी कुछ पावर्स हैं, प्लस वहाँ की सरकार यानी दिल्ली की जो सरकार है उनके पास में भी कुछ पावर्स हैं। तो ये बोला गया कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो विधानसभा जो है वो क्या कर सकती है, पूरे दिल्ली को लेकर कोई भी लॉ वगैरह है, कोई कानून वगैरह है ना, उसको बनाने की सारी पावर यहाँ पे उनके पास में है। कोई और मैटर है जो उनके स्टेट लिस्ट में आ रहा है, कंकरेंट लिस्ट में आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी आप कह सकते हो इनका एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल जाएगा। लेकिन सभी चीज़ों को लेकर एक कानून वगैरह बना सकते हैं, लेकिन जो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड है, इसको छोड़कर, ये बात ध्यान रखना, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इन तीनों चीज़ों को छोड़कर जो मेन पावर्स है वो यहाँ पर दिल्ली की सरकार के पास में चली गई। ये तीनों पावर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? अब ये तीनों पावर्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, उधर यहाँ पे आप कह सकते हो कि वहाँ की सरकार के हाथ में ये पावर्स हैं कुछ, तो टसल किस चीज़ को लेकर है? टसल है सर्विसेज की पावर को लेकर। ठीक है, अब जो ये सर्विसेज हैं, सर्विसेज मतलब देख पाओगे कि जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, है ना, उनका ट्रांसफ़र करना, किधर अपॉइंटमेंट करना है, वो सारी पावर्स। अब इस पावर को लेकर लड़ाई चल रही है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो दिल्ली के CM, उनका कहना यह है कि ये वाली जो पावर है सर्विसेज वाली, ये दिल्ली की जो सरकार है मेन, जो चुनकर आई है, लोगों ने वोट देकर बैठाया है, उसके पास में होनी चाहिए। जबकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो ये बोलती है कि हम ये सर्विसेज वाली पावर छोड़ने वाले हैं नहीं, ये सर्विसेज की पावर हमारे पास में रहेगी। इसको लेकर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में दोस्तों, ये केस अभी साल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी यहाँ पे जून में सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाता है ना, वैकेशन चलता है, समर वैकेशन, तो समर वैकेशन से पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, और डिसीजन के अंदर में एग्जैक्टली बोल दिया कि जो ये सर्विसेज की पावर हैं, ये दिल्ली की गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए, जो लोगों ने इलेक्ट करके बैठा रखा है सरकार को, लोगों ने वोट देकर बैठा रखा है, उसके पास में ये पावर्स होनी चाहिए। अब इतने में क्या होता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार क्या करती है, एक ऑर्डिनेंस पास कर देती है, अध्यादेश ले आती है। ठीक है, एक ऑर्डिनेंस जारी कर देती है। अब ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद में उनकी मांग यही है कि ये जो बिल है, जो सर्विसेज वाली जो पावर्स हैं, वो हम यहाँ पर इस तरीके से जाने नहीं देंगे। ये सर्विसेज की पावर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन टेरिटरी यानी कि इस दिल्ली के अंदर में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि LG के पास में सर्विसेज की पावर होनी चाहिए, ना कि दिल्ली की सरकार के पास में। अब ये पूरी कंट्रोवर्सीज लगातार चल रही थी। अब क्या हुआ कि सरकार ने एक पूरा बिल बना दिया कि हम ये बिल जो है ये पास करना चाहते हैं, दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर।
अब ये बिल जो है पास किया है लोकसभा में आराम से पास हो गया। इस बिल की मांग यही है कि जो ये पावर्स सर्विसेज वाली ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में हो, ना कि दिल्ली की सरकार के पास में। समझ गए? तो ये बिल जो है अभी लोकसभा से पास हुआ, लोकसभा के बाद यहाँ पर ये राज्यसभा में गया और राज्यसभा से भी पास हो चुका है। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि कहीं ना कहीं इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं इस बिल में? प्रॉब्लम यह है, ये सारी की सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रहा है। पहले से यहाँ पर जो पब्लिक है, लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है, लैंड है, पुलिस है, उनकी पावर्स है ही उनके पास में, लेकिन उसके साथ साथ जो सर्विसेज की पावर है वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जा रही है। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबसे मेन पावरफुल व्यक्ति बनाया जा रहा है। तो फिर दिल्ली की सरकार का क्या काम है वहाँ पर, जब सारी पावर्स इनके हाथ में है? जो लोगों ने वोट देकर इलेक्ट किया है वहाँ पे, उनका क्या काम है? लोगों का ये कहना है, क्योंकि अब जो भी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस का अपॉइंटमेंट होना है दिल्ली में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। एलजी के पास में पावर जाए है। समझ गए? तो ये एलजी को पावर दे रहा है अपॉइंटमेंट की भी, साथ ही साथ में कोई पोस्ट ऑफिशियल की ट्रांसफ़र करनी है, ट्रांसफ़र करने की जो पावर है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एलजी के पास में ही देखने को मिल जाएगी, जो कि पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब यहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो मेन सरकार है, जो आम आदमी की पार्टी है वहाँ पर, उनका कहना यह है कि देखो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे संविधान के अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये वाली पावर दिल्ली की सरकार को देता है, लेकिन ये पावर कहीं ना कहीं यहाँ पर इनसे ली जा रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जा रही है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को बढ़ाना सीधा सीधा फेडरलिज्म के प्रिंसिपल का वोलेशन है। फेडरलिज्म आपको पता है ना, जिसको हम संघवाद का ढांचा बोलते हैं। फेडरलिज्म में क्या है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और प्लस यूनियन गवर्नमेंट है, दोनों साथ साथ मिलकर चलेंगे, इनके पास में अपनी अपनी पावर्स है, लेकिन साथ मिलकर काम करने वाले हैं। समझ गए? दोनों अपनी पावर्स का यहाँ पे यूज़ करके साथ मिलकर काम करेंगे, पावर्स बैठी हुई हैं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, सारी पावर्स जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एग्जैक्टली अपने पास में ले रही है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना यह है कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसका वोलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। और इससे बहुत सारी और भी दिक्कतें होंगी, जैसे कि ये जो ऑर्डिनेंस रिसेंटली लाया गया था, उसके बाद अब यहाँ पर ये पूरा मैटर हो चुका है, अब तो लोकसभा राज्यसभा से भी यहाँ पर बिल पास हो चुका है। तो इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है सिविल सर्विस ऑफिसर्स के अंदर में। ठीक है, कौन से किसके अंडर में काम करना है, किसके अंडर में काम नहीं करना है। ये जो ऑर्डिनेंस है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था। पहले ऑर्डिनेंस ही था, बट अभी मामला जो है ये पूरी तरह से निपट चुका है। जैसे मैंने बोला, राज्यसभा से ये जो बिल है ये पास हो चुका है। दिल्ली की सरकार का एक और कहना है कि देखो ये जो पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी जा रही है, इससे सीधा सीधा ये भी दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसका वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 239 AA जो है हमारे संविधान का, इसका भी वायलेशन हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि ये वाली जो मेन पावर्स हैं सर्विसेज की, ये वहाँ की सरकार के पास में होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके जो बाकी पहले जजमेंट्स हैं वो भी नहीं सुने जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनका वायलेशन कर रही है। और जो आर्टिकल 239 AA है हमारे संविधान का, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पे पावर्स डिफाइंड हैं, जो खासकर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड की पावर को छोड़कर सारी पावर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में है, तो इसका भी वायलेशन हो रहा है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। आई होप आपको बढ़िया से क्लियर हो चुका है। तो ये जो बैकग्राउंड डेटा था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल में तो कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं से एग्जामिनेशन के अंदर आपसे क्वेश्चन बनेगा टसल को लेकर, तो आप टसल में क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हो, कौन से आर्टिकल के बारे में बता सकते हो, कंसर्न्स क्या हैं, वो सब कुछ मैंने आपको समझाया ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहते हो पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना तो आपके पास में बढ़िया चांस है, आप इस ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट में ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप में अभी आपको डेली करंट नोट्स PDFs वगैरह मिल रहे हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए 2 आर्टिकल, दोनों आर्टिकल में मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड डेटा दिया। अब उसके नोट्स बनाने हैं, उसके लिए परेशानी हो रही है आपको, तो नोट्स वगैरह लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं, आपने केवल वीडियो देखना है, क्योंकि कॉन्टेंट इस वाले ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। वहाँ पे आपको प्रिंटेबल फॉर्म में PDF भी मिलता है, अगर आप चाहो तो प्रिंट आउट करवा सकते हो। अगर आप प्रिंट आउट करवाना नहीं चाहते हो तो वो डेटा सीधा ग्रुप में अपलोडेड है, तो आप ग्रुप से भी कभी भी एनी टाइम उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प करेगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, जैसे मैंने बोला 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है 499 का, उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। सारे के सारे जो वहाँ के बेनिफिट्स हैं आपको मिलते रहेंगे, और इन फ्यूचर जो और भी चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी वो सब जो लोग ऑलरेडी ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं उनको उसमें ही मिलने लगेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर जाना है और वहाँ पर जाके आपने ये जो नंबर है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज करना है कि हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, सारा डेटा आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ में आपको एक डेमो वीडियो दिया जाएगा। आप उसमें चेक कर सकते हो कि इस ग्रुप में क्या क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पूरे सेटिस्फेक्शन के बाद में जाकर आपने वो पैसा खर्चना है। ठीक है, तो पेमेंट के बाद में आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे।
बाकी दोस्तों मैं एक बात जो हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा टारगेट हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको अचीव करवाना है। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। अभी हमारे पास फ्रंट पेज पे 2 आर्टिकल और हैं, तो वहाँ उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा रुक कर, लेकिन उससे पहले कुछ और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो कवर करेंगे। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी और जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो एक्सरसाइज मालाबार है, तो एक्सरसाइज मालाबार स्टार्ट होने वाली है 11 अगस्त से 21 अगस्त तक ये अभ्यास चलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास माना जाता है ये, ठीक है। इसको लेकर कई सारे एग्जामिनेशन, जो वनडे एग्जामिनेशन है वहाँ पे सवाल बन चुका है। तो अब की बार जो अभ्यास होगा ये 31st एडिशन चलेगा, ये ध्यान रखना है। आपको पता होगा कि जो मालाबार अभ्यास है ये 4 देशों के बीच में होता है। वो 4 देश कौन कौन से हैं? तो वो क्वाड कंट्रीज़ हैं। अब याद आ रहा होगा, क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड के अंदर वो 4 देश जो हैं वो है नंबर 1 इंडिया, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है जापान और फोर्थ है यूएस, ठीक है। इन 4 देशों का ये क्वाड ग्रुप है। ये ग्रुप आज के समय पर इस 31st एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है। 11 अगस्त से 21 अगस्त तक ये अभ्यास चलेगा। और अब की बार, और मैं आपको बता दूं, पहली बार ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इस एक्सरसाइज को होस्ट करने वाला है। और इस मालाबार के बाद में एक और दूसरी अभ्यास भारत के साथ में होगा, वो केवल ऑस्ट्रेलिया के साथ में होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसको हम लोग ओसिंडेक्स के नाम से जानते हैं। वो केवल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज मतलब इन दोनों देशों की जो नेवी हैं वो आपस में मिलकर इस अभ्यास को करती हैं, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती हैं, जहाँ पर आपस में कह सकते हो कई सारी जो यूनिक चीज़ें हैं वो आपस में शेयर की जाती हैं, कुछ ट्रेनिंग की जाती हैं साथ में मिलकर, समझ गए। तो ये भी आप देख पाओगे, यहाँ पे भी जो है बहुत सारी जो शिप्स हैं वो सब ज्वाइन होने वाली हैं इन 4 देशों की। ये सब 4 मिलकर आपस में अभ्यास करेंगे। तो केवल इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है। हाँ, पता चल गया मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, 4 देश पता चल गया, 31st एडिशन है, कौन होस्ट कर रहा है आपकी बार, ऑस्ट्रेलिया, ये भी पता चल गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस अभ्यास का इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मालाबार एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका हूँ, एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। नेवल मतलब ये जो 4 देश हैं ना, इन 4 देशों की जो नेवी है वो यहाँ पर इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करेगी। इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में हो चुकी थी। स्टार्टिंग में ये अभ्यास केवल और केवल भारत और यूएस के बीच में हुआ करता था। इन दोनों की नेवी ही केवल और केवल अभ्यास किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, इस अभ्यास को हम लोग और एक्सटेंड करते चले गए, इसमें कुछ और कंट्रीज़ ऐड होती चली गई। वैसे 1992 में ये अभ्यास स्टार्ट हुआ था, बीच में रुक गया था क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, जिसके बाद यहाँ पर यूएस नाराज़ हो गया, है ना। तो उसके कुछ सालों बाद साल 2002 में वापस से ये अभ्यास स्टार्ट हुआ और 2002 से आप कह सकते हो हर साल ये अभ्यास हो रहा है। अब 2002 से 2007 तक तो इंडिया यूएस दोनों आपस में मिलकर इस अभ्यास को कर रहे थे। लेकिन 2007 में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये 4 कंट्रीज़ मिलकर 2007 में पहली बार इस अभ्यास को कर चुकी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप कह सकते हो बीच में यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया ये पीछे हट गया था, लेकिन फिर उसके बाद में फिर से ऐड हुआ। लेकिन अगर हम बात करें जब ऑस्ट्रेलिया हटा तो उसके बाद इंडिया, यूएस, जापान ये साथ में मिलकर, ये तीनों मिलकर हर साल अभ्यास कर रहे हैं 2014 से अभी तक। फिर 2020 में कोविड के समय पर ऑस्ट्रेलिया ने भी इस अभ्यास को वापस से ज्वाइन किया। नाउ अब ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस चाइना के साथ में ख़राब हैं, उसके चाइना के साथ में संबंध खराब होने के बाद इसने सोचा कि हम यहाँ पर मालाबार अभ्यास को ज्वाइन करेंगे ताकि हम चाइना को कंट्रोल कर सकें, और वो हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा है। तो कह सकते हो कि बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि 2007 में ऐसा हुआ था, फिर 2007 के लगभग 10-12 साल बाद जो है 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया और ये जो क्वाड कंट्रीज़ है ये वापस से साथ में इकट्ठा हो गई। चारों देश वापस से साथ में आ गए और चारों देश मिलकर क्या करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में इस अभ्यास को कंडक्ट करते हैं। 2021 का जो मालाबार अभ्यास हुआ था ये पहला जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज था इन चारों देशों का, ध्यान रखना, जिनका मेन मकसद है चाइना के अग्रेशन को टैकल करना। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन की। इंडो पैसिफिक मतलब होता है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। यहीं पर इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया ये सब कंट्रीज नज़र आती हैं। तो ये जो इंडो पैसिफिक ओशन है ना दोस्तों, इसके ऊपर, इस पूरे समुद्र के हिस्से के ऊपर चाइना का जो अग्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चाइना को टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये जो क्वाड है, इसको यहाँ पर बनाया गया है। तो इस क्वाड का सबसे पहले इंपॉर्टेंस यही है कि ये जो 4 देश हैं इनकी आपस में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके, और ज़्यादा यहाँ पे जो रिलेशन है वो मजबूत हो सके, चारों साथ में इकट्ठे आ सकें और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में एक ग्रुप बना सकें और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चाइना है इसको आराम से टैकल कर सकें, ठीक है। अब उसके अलावा जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, क्वाड में 4 देश हैं जैसे मैंने आपको बताया।
अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि चारों देश के साथ में सेपरेटली, ध्यान से सुनना, सेपरेटली जो इंडिया है वो कौन कौन से अभ्यास कंडक्ट करता है। अब इन चारों देश में स्क्वाड कंट्री में एक जापान भी है, तो इंडिया और जापान के बीच में भी कुछ अभ्यास होता है, उनके नाम ध्यान रखना, क्योंकि एक बार यूपीएससी सवाल पूछ चुका है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज को लेकर, जो कि चाइना के साथ में होता है। सवाल बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो यहाँ पर अगर आपसे मालाबार पूछा जाएगा तो मालाबार ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं। लेकिन अगर हम बायलेटरल एक्सरसाइज की बात करेंगे, इंडिया सेपरेटली जापान के साथ में, यूएस के साथ में कौन कौन से अभ्यास कंडक्ट करता है, तो भारत और जापान की नेवी के बीच में एक अभ्यास होता है जिसको हम लोग जिमैक्स बोलते हैं, और भारत और जापान के एयरफोर्स के बीच में एक अभ्यास होता है जिसको हम शेन्यू मैत्री के नाम से जानते हैं, और भारत और जापान के मिलिट्री के बीच में भी एक अभ्यास होता है जिसको हम धर्म गार्जियन के नाम से जानते हैं। ये भी यहाँ पर वन एग्जामिनेशन में पूछा गया है धर्म गार्जियन को लेकर। फिर उसके बाद में सेकंड, इंडिया यूएस की जब बात करते हैं तो इंडिया यूएस के बीच में, इन दोनों की आर्मी के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, और इनके मिलिट्री के बीच में वज्र प्रहार नाम का एक एक्सरसाइज होता है। फिर स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया प्रकार की जो एक्सरसाइज है ये भी इंडिया यूएस के बीच में होती हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओसिंडेक्स नाम का एक अभ्यास होता है जो कि अभी होने वाला है, इसके मालाबार के बाद ओसिंडेक्स होगा। फिर ऑस्ट्रा हिंद हो गया, पिच ब्लैक हो गया, पिच ब्लैक को लेकर ही पहले सवाल बन चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग कुछ एक्सरसाइज देख रहे होंगे, पैसिक्स एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ अभ्यास मैंने आपको बताया जो कि इंडिया इन क्वाड कंट्रीज़ के साथ में सेपरेटली कंडक्ट करता है, और साथ में जो करता है वो मालाबार है। क्लियर? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इसके बगल में एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिंक कर सकते हो। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, भारत का जो सिरप है ना वो इस साल बहुत न्यूज़ में रहा है। क्यों? पहले उज़्बेकिस्तान, फिर गाम्बिया। अब ये उज़्बेकिस्तान और गाम्बिया के नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की जान चली गई थी, और पता ये चला उन्होंने भारत का जो सिरप है, जो उनकी हेल्थ ठीक करने का सिरप है, वो यूज़ किया था। फिर ऐसी सिनेरियो गाम्बिया में भी देखने को मिला। नाउ अब इराक में आ चुका है ये। अब इराक में डेथ तो नहीं हुई है, लेकिन एक सैंपल उठाया गया, सैंपल को जब उसको एनालिसिस किया गया तो पता ये चला कि हाँ बिल्कुल इस सैंपल के अंदर भी वही चीज़ है जो चीज़ पहले 2 स्टार्टिंग के केसेस में देखने को मिली थी। वो चीज़ क्या है, वो एक है डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा इथाइलिन ग्लाइकोल। तो डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, इन दोनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इन दोनों का नंबर जो है बहुत ज़्यादा है इस सिरप के अंदर में। सिरप का नाम है कोल्ड आउट सिरप, ठीक है। सिरप का नाम आप देख पा रहे होंगे, कोल्ड आउट सिरप ये नाम है। तो ये सिरप इराक में था, इराक से यहाँ पर एक जगह से उठाया गया, एनालिसिस किया गया, तो WHO ने यहाँ पर इसको लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया कि कहीं ना कहीं भारत का जो ये सिरप है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल है। ज़्यादा मात्रा में होने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये एक इंसान को सीरियस इंजर भी कर सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है इस सिरप को कंज्यूम करके, ऐसी बात यहाँ पर WHO बोलता है, और एक अलर्ट जारी करता है ये सिरप बिल्कुल अनसेफ है, इसका कंजम्पशन मत करना, ठीक है। ये बात यहाँ पे बताई गई, क्योंकि उनका कहना WHO का ये है कि इस सिरप के अंदर एक लिमिट होती है। आप डाईइथाइलिन ग्लाइकोल जो है ना इसको 0.10% से नहीं बढ़ा सकते, जबकि इस सिरप के अंदर में डाईइथाइलिन ग्लाइकोल 0.25% है और इथाइलिन ग्लाइकोल 2.1%, जो कि यहाँ पर 0.10% से बढ़ नहीं सकता था, इसको इससे अंडर में रहना था। तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ये सिरप किसके थ्रू बनाया गया है, तो यहाँ पर जो डाबी लाइफ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने यहाँ पर इसको तैयार किया है, ठीक है। आई होप आपको ये जो बात है, ये जो पूरा सिनेरियो है वो समझ में आ चुका है। इराक से सिरप उठाया था, इस वजह से अभी ये पूरा का पूरा मैटर न्यूज़ में, किसी की जान नहीं गई है, बट मैं आपको बता रहा हूँ WHO ने अलर्ट जारी किया है। अब करना क्या है, एग्जामिनेशन में कुछ आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, क्योंकि ऐसे दोस्तों क्वेश्चन बनते रहते हैं। ट्रिक्लोसन को लेकर क्वेश्चन बना था, आपको याद होगा, ठीक है। जो आप समझते हैं कि ये इथाइलिन ग्लाइकोल पहली चीज़ है क्या। इथाइलिन ग्लाइकोल एक कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं है, ऑडरलेस है, एक अल्कोहलिक कंपाउंड है जो कि घातक हो सकता है या फिर कह सकते हो जानलेवा हो सकता है अगर एक इंसान इसको कंज्यूम करता है तो। टेस्ट में थोड़ा सा मीठा होता है, और इस इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ हम लोग सिरप के अंदर में करते हैं, ठीक है। अब सिरप के साथ साथ पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इस अल्कोहलिक कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोलिक ब्रेक का फ्लूइड होता है उसमें इसका यूज़ करते हैं। स्टाम्प पैड की जो इंक होती है, बॉल पॉइंट वाले जो पेन होते हैं, बॉल पेन जो होते हैं उनके पॉइंट में भी यहाँ पर इस वाले जो सिरप है इसका यूज़ हो, सिरप मतलब इस कंपाउंड का यूज़ होता है, ये जो अल्कोहलिक कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सॉल्वेंट्स हो गया, हमारा जो पेंट होता है, पेंट के बाद कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गई, उन सब के अंदर में यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और जो डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये दोनों के दोनों एडल्ट्रेंट्स हैं। मतलब आप कह सकते हो ना
कि जो लिक्विड ड्रग्स होती हैं उनमें इलीगल तरीके से यहाँ पर इसका एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। ये डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, भले ही यहाँ पे जो फार्मा कंपनीज है, दवाई बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, वो यहाँ पर इसका यूज़ करती हैं एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर, यानी ग्लिसरीन या फिर प्रोपिलीन ग्लाइकोल की जगह पर आप कह सकते हो कि इन चीज़ों का यूज़ किया जाने लगता है। और बोला जा रहा है जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इससे बहुत सारे हेल्थ इंपैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आपके दिमाग के ऊपर सीधा असर पड़ सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, डिप्रेशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, यूफोरिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यूरिन में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं किसकी वजह से, इथाइलिन ग्लाइकोल के इंटॉक्सिकेशन की वजह से, इसकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से बॉडी के अंदर में। समझ गए? तो ये यहाँ पर आपने इसके बारे में जो इतनी डिटेल्स है वो जान ली है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको पहचान पाओगे आराम से। दूसरी चीज़, अभी एक बात और पता करनी है कि ऐसे ऐसे केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो भारत में ये जो दवाइयाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं इसको लेकर कोई रेगुलेटरी नॉर्म्स वगैरह नहीं है, कोई कानून वगैरह नहीं है जो इसको पूरी तरह से रेगुलेट कर रहा हो, कंट्रोल करना हो। आओ समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये बन सकता है, हु कैन एक्सपोर्ट ड्रग्स फ्रॉम इंडिया? भारत से कौन है जो कि ड्रग्स यानी जो दवाइयाँ हैं इसको बाहर एक्सपोर्ट करता है? तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जिसके पास में सर्टिफिकेशन है CDSCO का, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, इसका सर्टिफिकेट है उनके पास में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एक्सपोर्ट कर सकता है। आपके पास में आपकी दवाई की फैक्ट्री है, CDSO का आपके पास में सर्टिफिकेट है। CDSO बेसिकली हमारी दवाइयों की, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स की रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट है किसी के पास में तो एक्सपोर्ट कर सकता है। क्वेश्चन ये है, क्या जो दवाइयाँ एक्सपोर्ट की जा रही हैं इंडिया से बाहर, इनको हम अपने देश में टेस्ट कर रहे हैं? कभी कभी टेस्ट की जाती है, कभी कभी टेस्ट नहीं की जाती है, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत मुश्किल से यहाँ पर इंडिया में टेस्टिंग हो पाती है उन दवाइयों की, नहीं तो फिर बनी और सीधा एक्सपोर्ट हो जाती है, तो क्वालिटी में चेक करने का समय मिलता नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब एक और चीज़ है कि इंटरनेशनल ड्रग सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह कुछ हैं। देखो अपने देश के जो अलग अलग देश हैं ना, जैसे US, जापानीज़, ब्रिटिश, यूरोपियन, चाइनीज़ फार्मास्यूटिकल्स, जितनी भी यहाँ पर आप कह सकते हो इनकी कंपनियाँ हैं, इनकी जो फार्मा इंडस्ट्री है, इनके अपने अपने नियम हैं, अपने हिसाब हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे इसको रेगुलेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब दवाई हमने चलो एक्सपोर्ट कर दी, तो जिस देश में गई है क्या उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस दवाई को चेक करना, उसकी क्वालिटी चेक करना कि दवाई सेफ़ है या नहीं है? तो कुछ कंट्रीज़ तो करती हैं इंटरनल टेस्टिंग, कुछ कंट्रीज़ करती हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ कोई टेस्टिंग नहीं करती हैं जहाँ पे उनके पास में कोई फैसिलिटी नहीं है, तो सीधा यहाँ से अगर दवाई गई तो एक्सपोर्ट होने के बाद में वो सीधा वो यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हमें इंटरनल टेस्टिंग करके देनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसे कोई इंसिडेंसेस नज़र आते हैं, जैसे रिसेंटली गाम्बिया में नज़र आया, बच्चों की जान चली गई है ना, उज़्बेकिस्तान बच्चों की जान चली गई सिरप कंज्यूम करने के बाद में, तो इससे इमेज जो है भारत की वो कहीं ना कहीं ख़राब होती हुई नज़र आएगी। समझ गए इस बात को? तो यहाँ पे वैसे टेस्टिंग को लेकर क्या क्या प्रोविजंस है वो मैंने आपको थोड़े बहुत बता दिया। इंटरनल भी होनी चाहिए, मतलब अपने देश में डोमेस्टिक जो टेस्टिंग है वो भी होनी चाहिए, साथ ही साथ में जब किसी दूसरे देश में जा रहा है वहाँ पर भी सेफ्टी को चेक किया जा सकता है, जिससे कोई भी अगर प्रॉब्लम निकल भी जाए तब भी तो उससे किसी की जान तो ना जाए। अब भारत में क्या क्या एग्जैक्टली चेक्स आपको देखने को मिल पाएंगे, यानी कि इंडिया के अंदर में जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ, इसकी सेफ्टी को लेकर क्या क्या है भारत पे। तो CDSCO आपको पता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी है, प्लस अपने जो अलग अलग राज्य हैं उनका खुद ड्रग रेगुलेटर्स अलग अलग हैं। तो इनकी मेन जिम्मेदारियाँ हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर कर सकें कि भारत के अंदर में जो भी इंडियन मार्केट्स में दवाइयाँ बिक रही हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, ये सब कुछ यहाँ पर तय करने का काम इनके पास में। क्लियर? तो ये बातें ध्यान रखनी है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर भी 2 रेलिवेंट आर्टिकल हैं। अब दोनों आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये वाला आर्टिकल जो है ये GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैसिव क्रिप्टो बेस्ड पॉन्जी स्कैम एक्सपोज सेज ओडिशा पुलिस। ओडिशा के अंदर में एक बहुत बड़ा जो स्कैम है उसको अभी एक्सपोज किया गया है। जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है ओडिशा पुलिस का, उन्होंने मंडे में क्लेम किया है कि एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बेस्ड पॉन्जी स्कीम है और उस पॉन्जी स्कीम में लगभग 1000 करोड़ रुपया है और 2 लाख इन्वेस्टर्स हैं। तो इस फ्रॉड वाली स्कीम को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपोज किया है इन्होंने। तो वो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। कुछ लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया है, उन लोगों के नाम वगैरह दिए गए हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा जमा किया, अगेन वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये पॉन्जी स्कीम क्या होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे कभी भी क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू में ही पूछा जा सकता है कि आपने पॉन्जी स्कीम के बारे में सुना होगा, वो क्या है। देखो कभी कभी होता नहीं है, चूना लगा देते हैं लोग कि सर आप अपना पैसा जमा करो, एक का डबल करके देंगे, 21 दिन में पैसा डबल। तो वही वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। 21 दिन में पैसा डबल, लोगों में लालच आ गया, लोगों ने पैसा जमा किया, 21 दिन बाद गए पैसा गायब।
वही सिस्टम आपको यहाँ पर पॉन्जी स्कीम में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा स्मार्टली किया जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे लोग बेवकूफ़ बनेंगे नहीं, लेकिन बन जाते हैं बहुत सारे। अब क्या है कि यहाँ पर जो स्कीम है ये कितने आराम से फ्रॉड कर रही है, कितने स्मूथली फ्रॉड कर रही है, इसको यहाँ पे समझना। पहली चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इसका फैक्चुअल डेटा जान लेते हैं, प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिया जाए कि जो टर्म है पॉन्जी स्कीम ये कब आई थी। 1919 में यहाँ पर ये टर्म पॉन्जी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। एक इंसान चार्ल्स पोंजी के नाम पर, एक खुद ठग हैं, उनके नाम पर यहाँ पर जो स्कीम है वो बेसिकली रखी गई है पॉन्जी स्कीम। तो ये जो व्यक्ति हैं ये यूएस गए 1882 में, और यूएस जाने के बाद में बहुत सारा पैसा बनाया इसी फ्रॉड स्कीम का यूज़ कर करके। तो इसी वजह से इनके नाम के ऊपर ये पॉन्जी स्कीम रख दिया गया है। ये पॉन्जी स्कीम एक पिरामिड स्कीम की तरह काम करती है। अब पिरामिड स्कीम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, कान खोलकर बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं एक पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है वो बना रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। सपोज़ यहाँ पर एक कंपनी है सी, ठीक है। अब ये जो कंपनी है सी वाली, ये कंपनी आई किसी मोहल्ले के अंदर में। इन्होंने देखा भाई ये बढ़िया मोहल्ला है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी अमीर लोग हैं, आराम से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसने देखा पूरे मोहल्ले को, और इस कंपनी ने यहाँ पर अपना प्रचार कर दिया कि भैया मुझे यहाँ पर जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपका पैसे पर इतना ब्याज मिलेगा, आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। तो सपोज़ यहाँ पे एक व्यक्ति जो है इस स्कीम के जाल में फंसा, और वो व्यक्ति जो है पहला इन्वेस्टर, मैं क्या कह रहा हूँ, पहला इन्वेस्टर गया, और पहले इन्वेस्टर ने जो है पैसा अपना इस कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब इन्वेस्ट कर दिया ना, तो कंपनी स्टार्टिंग में इस इन्वेस्टर को थोड़ा रिटर्न दे देगी, थोड़ा सा रिटर्न इस वाले इन्वेस्टर को, इस वाले निवेशक को मिल जाएगा। लेकिन मोहल्ले में जब लोग देखेंगे भाई इसका पैसा तो बड़ा है वाकई में, तो कुछ लोगों को और बताएगा अपने आसपास के लोगों को। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पर 3, 4 या 5 इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। तो वो जो 5 इन्वेस्टर्स अब साथ में आ चुके हैं, ये सब सोचेंगे कि मैं भी अपना पैसा इसमें लगाऊं। तो इन सब ने भी क्या किया, अपना पैसा जो है इस वाली जो है स्कीम के अंदर में लगा दिया, ठीक है। अब पहले वाले इन्वेस्टर को जो पैसा चुकाना है ना, जो और भी इन्वेस्टर्स होंगे जो पहले जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, तो ये कैसे पैसा चुकाएगा, जो नया पैसा आता रहेगा इसके पास में, जो लोग नया पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसी नए पैसे से कुछ पैसा अपनी ज़िंदगी बढ़िया करने के लिए, लाइफस्टाइल बढ़िया जीने के लिए खर्च लेते हैं। जो बचता है वो यहाँ पे पुराने वाले इन्वेस्टर को लौटा देता है, ताकि लोगों में विश्वास बना रहे, हाँ भाई लोगों को रिटर्न मिल रहा है। अब ऐसे क्या होगा भाई, इनको देखकर, इन 5 को देख के आ गए अब की बार 20 लोग, और इन लोगों ने भी यहाँ पर अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर दिया। अब जब पैसा इन्होंने भी यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो पैसा इनके पास में एक साथ इकट्ठा आ गया, और इसी पैसे का यूज़ करके इन्होंने जो थोड़ा बहुत पैसा है वो पुराने वाले इन्वेस्टर को दे दिया, और बचा कुचा यहाँ पर अपना जो है ज़िंदगी को ऐशो आराम से काटने के लिए जो है खर्च कर लिया। अब ये देख रहा है कि लोगों ने भाई यहाँ पे पुराने वाले इन्वेस्टर को पैसा मिल रहा है, ऐसे ही बढ़ता चले जाता है, चेन बढ़ती चली जाती है। एट द लास्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी के पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और वो भी फ्रॉड तरीके से, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पर यही होगा कि वो कंपनी पैसा चुका नहीं पाएगी एट द लास्ट समय पर। तो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर ये कह सकते हो ड्यूप करने की कोशिश की जाती है कि भाई उनको आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, कोई रिस्क नहीं है, सीधा पैसा लगाओ अपना डबल करके पाओ। तो इस प्रकार की जो स्कीम्स है बहुत चलती भी हैं आज के समय पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो बात है वो अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये स्कीम तब चलती है जब लगातार इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि जैसे इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया वो कंपनी तो पैसा देगी नहीं, क्योंकि ये नए इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। नया इन्वेस्टमेंट आएगा तब मैं पुराने इन्वेस्टर को पैसा दूंगी। तो जैसे इन्वेस्टमेंट आना बंद हुआ या कम हुआ, तुरंत यहाँ पर एक कंपनी बंद करेगी, पैसा उठाएगी, जो भी इकट्ठा है भाग जाएगी, गया सबका पैसा। समझ गए। तो ये बात यहाँ पर आप कह सकते हो कि पॉन्जी स्कीम के तहत किया जाता है। वैसे आप कह सकते हो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम जो हैं भारत में इलीगल नहीं है, लेकिन ये जो तरीका है ये काम करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, और ये कहीं ना कहीं बैन कर रखा है इंडिया में। इंडिया में पता है पॉन्जी स्कीम को लेकर अलग से लॉज हैं। क्या लॉज हैं? पॉन्जी स्कीम भारत में बैंड है। हमारे पास में एक एक्ट है, कौन सा वाला, प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। जो चिट फंड वगैरह होते हैं ना, आपने कई नाम सुने होंगे, है ना, लक्ष्मी चिट फंड और ऐसे कई सारे नाम सुने होंगे। तो ऐसे यहाँ पे प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट है 1978 का, जिस एक्ट के तहत यहाँ पे पॉन्जी स्कीम्स को बैन कर रखा है। ऐसी स्कीम्स बैंड है। प्लस यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल एक्ट है, केंद्र सरकार का एक एक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक सेंट्रल एक्ट है, लेकिन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इस कानून को लागू करने का काम बेसिकली हमारी राज्य सरकार का है। उसके बाद जो ये पॉन्जी स्कीम है, इसके जो केस निकल कर आते हैं, उस केस को हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत भी दिखवाते हैं। नहीं, जो ईडी है वो भी यहाँ पर इस केस को देखने का काम करती है। कौन से एक्ट के तहत? जो हमारा पीएमएलए एक्ट है, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है पता है ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना।
इस वाले कानून के तहत भी यहाँ पर इन केसेस को देखा जाता है, पॉन्जी स्कीम वाले केसेस को। उसके अलावा हमारे पास में एक और एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। इसको भी इसलिए लेकर आया गया था ताकि जो फ्रॉड स्कीम्स हैं इसको पूरी तरह से बैन किया जा सके, इसको रोका जा सके। और अगर कोई व्यक्ति इन सारे कानून के होने के बावजूद भी फ्रॉड करने की स्कीम्स को लेकर आता है तो उसको एक पनिशमेंट दी जाती है इस पर्टिकुलर एक्ट्स के माध्यम से। तो वो पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट 1 साल से 10 साल की हो सकती है, और जो फाइन है उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर में 2 लाख रुपए से 50 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों का लूटा है, कितने रुपए का उन्होंने फ्रॉड किया है। क्लियर हो गया? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है? हमारी केंद्र सरकार मांग कर रही है थोड़ा और समय की, कि थोड़ा और समय चाहिए तब जाके हम CAA के जो रूल्स हैं, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जो रूल्स हैं इसको लागू करेंगे, यानी रूल्स को फ्रेम करेंगे। तो रूल्स को फ्रेम करने का थोड़ा और समय मांगा गया है। ये 8वीं बार समय मांगा जा रहा है जब से यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट रूल्स हैं इसका अनाउंसमेंट किया था। 2019 में याद होगा दिसंबर के महीने में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, जिसके बाद देश भर में कई सारी जगह पर बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये जो लॉ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये क्या करेगा, मैं आपको इसके बारे में सारी की सारी डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवाऊंगा कि जो भी यहाँ पर माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, ठीक है, नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं उनको नागरिकता देने का ये काम करेगा। मुस्लिम माइग्रेंट्स नहीं, नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स। नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स में जो हिंदूज़ हो गए, है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो माइग्रेंट्स हैं उसमें मतलब वहाँ से हिंदूज़ हो गए, सिख हो गए, है ना, बाकी और भी यहाँ पे कम्युनिटी के और के रिलीजन के लोग हो गए, लेकिन नॉन मुस्लिम, तो उन्हीं को यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात की जा रही थी इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। तो हुआ क्या, 4 साल पहले इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो रूल्स वगैरह उसको फ्रेम नहीं करे गए हैं। तो अभी 8वीं बार समय मांगा है थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए। तो बोला जा रहा है कि एक बार और समय मांग लिया है कि सितंबर के अंत तक हो सकता है कि CAA को लेकर जो रूल्स हैं, जो नियम है, उसको अब की बार फ्रेम कर दिया जाएगा। समझ गए? ये एक्ट मैंने जैसे बोला 11 दिसंबर 2019 में पास हुआ था। इसको हमारे राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का जो अप्रूवल है वो 12 दिसंबर को मिल चुका था उसी साल 2019 में। अब करना क्या है, इसमें कुछ पढ़ना है क्या स्पेशल? कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जान लेना कि ये एक्ट एग्जैक्टली है क्या। तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर अभी कई सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करी हैं कि अब यहाँ पर काम होगा, अब यहाँ पे काम होगा, अब फ्रेम किया जाएगा। ऐसे बहुत लंबे समय से बात की जा रही है, अभी तक यहाँ पर जो ये रूल्स हैं ये फ्रेम नहीं करे गए। तो इस CAA का मेन काम क्या है? मेन काम जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो माइग्रेंट्स हैं, नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाले भारत के अंदर, इसमें कौन हो सकता है? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन जो कम्युनिटीज़ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से बिलोंग करने वाली, वो इंडिया में हैं, तो इंडिया में उनको नागरिकता दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ देश भर में, मैंने आपको बताया इसके बारे में। क्यों प्रोटेस्ट हुआ? क्योंकि बोला गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कुछ बहुत सारे समस्याएं, कंसर्न्स हैं। क्या समस्या है? पहली समस्या यह है, ये एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप देने की, तो मुस्लिम्स को यहाँ से हटा दिया गया कि इन देशों से जो मुस्लिम्स हैं उनको ये नागरिकता नहीं मिलेगी। तो पहला यहाँ पर एक कंसर्न दिखाया गया कि एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है जो हमारी आर्टिकल्स आते हैं। सेकेंड जो चीज़ यहाँ पर बोली जाती है इसको लेकर कि नॉर्थ ईस्ट के कानून है उसके साथ में आप कह सकते हो ये इशू क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे असम अकॉर्ड है, असम का अपने आप में खुद का एक लॉ है 1985 का। तो जो असम अकॉर्ड है ना 1985 का, उसके साथ में ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। ये दोनों कानून आपस में भिड़ जाते हैं। क्यों भिड़ जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि असम अकॉर्ड 1985 क्या बोलता है, ये बोलता है कि किसी भी रिलीजन का कोई भी इलीगल माइग्रेंट है, अवैध तरीके से आया हुआ है हमारे एरिया में, तो हम उसको डिपोर्ट कर देंगे, उठाकर वापस से उसके एरिया में भेज देंगे। ठीक है, अगर वो बांग्लादेश से आया है 25 मार्च 1971 के बाद में इलीगल तरीके से, तो उसको वापस उठा के उस एरिया में डाल दिया जाएगा जहाँ से वो आया है। समझ गए? तो ये असम अकॉर्ड बोलता है, जबकि सिटीजनशिप इनको नागरिकता देने की बात करता है। तो आपस में ये दोनों लॉज जो हैं इनमें टकराव हो जाता है, ये बात एग्जैक्टली बोली जा रही है। अब उसके बाद में एक और चीज़ मेंशन की गई। देखो हो क्या रहा है ना, हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। तो क्रिटिक्स का कहना यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान का जो ये आर्टिकल 14 है फंडामेंटल राइट है, इसका वोलेशन कर रहा है, इसका हनन कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं ये नेचर में डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब ये भेदभाव कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के पास में आप देख पाओगे कई सारे रेफ्यूजीज़ हैं,
कई सारे शरणार्थी आपको देखने को मिलेंगे, तमिल्स देखने को मिलेंगे श्रीलंका से, रोहिंग्या देखने को मिलेंगे, हिंदू रोहिंग्या देखने को मिलेंगे म्यांमार से। इनको यहाँ पे इस एक्ट में कवर नहीं किया गया है, इनको भी कवर करना चाहिए था, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसे रेफ्यूजीज़ भी हैं जो शरणार्थी यहाँ से आए हैं इंडिया के अंदर में, उनको भी यहाँ पर इसमें कवर होना चाहिए था, लेकिन इनको कवरेज नहीं मिला। एग्जैक्टली ये यहाँ पर बोला गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में बोला जा रहा है कि एक और प्रॉब्लम आएगी कि भाई इसको आप बहुत आसानी से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, आप देख पाओ कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन से हैं और कौन से यहाँ पर ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो कि परेशान होकर आए अपने देश से, उनको देश से निकाला गया है। तो ऐसे लोगों में डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक इशू है। फिर एक और इशू बताया जाता है कि इसमें एक और दिक्कत यह है कि बायलैटरल टाइज इससे ख़राब हो सकते हैं। कई सारे देश, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, है ना, तो इन कंट्रीज़ से रिलेशंस हमारे ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये कंट्रीज़ सोचेंगे कि जो मुस्लिम्स हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। समझ गए? तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली CAA को लेकर मेंशन किया गया। अब इन सारी जो इन समस्याओं को लेकर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो सामने आती है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई क्या समस्या, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत के नागरिकों के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। पहले प्रोटेस्ट इसी चीज़ को लेकर हो रहा था कि ये इंडिया के लोगों के ऊपर अप्लाई होगा ये पूरा एक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंडियन सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत के नागरिकों के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। ये केवल जो बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे मिनिस्ट्री ने ये बोली थी, हमारी होम मिनिस्ट्री ने, कि देखो इंडिया में सिटीजनशिप लेने का अपने आप में एक प्रोसेस है, जो कि हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन्ड है। नागरिकता लेने का कानून है, उसके लिए पूरा कानून है 1955 का। आप उसके तहत अगर जितने क्राइटेरिया हैं उसको फुलफ़िल करो तो आप नागरिकता ले सकते हो। तो CAA का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को फुलफ़िल कर पाते हो तो यहाँ पर आप जो है ये नागरिकता ले सकते हो। तो ये बात यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइड से बोली गई कि जितने भी लीगल माइग्रेंट्स हैं, सही तरीके से वो माइग्रेंट्स आए हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी रिलीजन के, किसी भी देश से आए हैं, तो वो अभी भी भारत की सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन उसके पीछे का रीज़न है कि जो भी हमारे एक्ट में रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बस वो फुलफ़िल होना चाहिए। आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा खास है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकदम सुपर कंडक्टर वाले एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। आपने सेमीकंडक्टर तो सुना होगा, भाई सेमीकंडक्टर अलग है, सुपर कंडक्टर अलग है। और मैं आप कह सकते हो कि अगर वो बात सच निकलती है, क्योंकि रिसर्च चल रही है उसके ऊपर में, एक आर्टिकल है हमारा, वो डिटेल्स उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पर भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है इस सुपर कंडक्टर के बारे में। अगर ये बात पूरे रिसर्चेस के अंदर में प्रूव हो जाती है कि हाँ ये सही है, तो आप कह सकते हो ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इनोवेशन होगा, सबसे बड़ा आविष्कार। तो आप समझ रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली क्या हो सकता है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है, सब कुछ आज आपको जानने को मिलेगा बहुत ही सिंपल शब्दों में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे पास में एक और एडिटोरियल है जो कि इंडिया के माइनिंग पॉलिसी के बारे में बात करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, UPSC 2 बार मेंस में सवाल पूछ चुका है माइनिंग पॉलिसी को लेकर। माइनिंग मतलब खनन करना, कोयले वगैरह को हम निकाल रहे हैं या जो दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं कहीं से, तो वो हम लोग खनन करके निकाल रहे हैं। और आज के समय पर आपको पता है कि क्रिटिकल मिनरल्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं, मतलब कि अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत, जैसे कि आपको पता होगा, मैं कई बार आपको पहले समझा चुका हूँ क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। क्रिटिकल मिनरल्स दोस्तों जैसे कि आपके ग्रेफाइट हो गया, लिथियम हो गया, न्याबियम हो गया, है ना, ये सब हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। निकेल हो गया, निकेल के बाद में ऐसे आपके और भी बहुत सारे आइटम्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे टिन हो गया, टाइटेनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, वेनेडियम हो गया, जिरकॉनियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया, रेनियम, स्कैंडियम। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं। कैसे मिल रहे हैं, खनन करके। कॉपर, कोबाल्ट, कैडमियम, सब ये क्या हैं, हमारे क्रिटिकल मिनरल्स। तो खनन करके निकाले जाते हैं, खुदाई करनी पड़ेगी इसके लिए, समझ गए। तो खुदाई करने की अपने आप में एक पॉलिसी होती है, कौन सी कंपनी करेगी, कौन सी कंपनी नहीं करेगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग रूल्स हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए अलग रूल्स हैं, समझ गए। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो होता क्या है, इसको लेकर हमारे पास में एक कानून था बहुत पुराना, उस कानून के अंदर अभी बदलाव किया गया है। और उस बदलाव करने के लिए आपको पता है क्या करना है, अगर हमें लॉ में बदलाव करना है तो क्या करेंगे, अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे। तो अभी अमेंडमेंट बिल, नया बिल आया है क्या, हाँ बिल्कुल, अमेंडमेंट बिल नया आया और वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया। जब मैं बोला हूँ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से वो पास हो चुका है, समझ गए। तो वो नया एक्ट हमारे पास में, नया कानून मिलने वाला है हमें।
तो वो लॉ है कौन सा, तो वो यहाँ पर आप देख पाओगे, वो जो बिल है उसका नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, 2023 का ये बिल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बिल थोड़ा अट्रैक्टिव माना जा रहा है, हमारी इस पूरी माइनिंग इंडस्ट्री को और बूस्ट कर सकता है। जो क्रिटिकल मिनरल्स है, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स को हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं भारत में इस बिल के माध्यम से, ऐसा यहाँ पर समझाया जा रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आया? चलो देर किस बात की है, समझते हैं इस बिल के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को, फिर जानेंगे भारत की माइनिंग पॉलिसी को, भारत की माइनिंग की पॉलिसी में क्या क्या दिक्कतें हैं वो, और आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि लास्ट में आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो राज्यसभा ने अभी इस माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को पास कर दिया है। और अभी ये बिल पास हुआ है क्यों? क्योंकि हमें पुराने वाले एक्ट में, कानून में बदलाव करना है। तो पुराना वाला कानून कौन सा है हमारा? तो पुराना वाला कानून है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, 1957 के लॉ के अंदर में अभी ये जो चेंजेस है वो करे गए हैं। अब थोड़ा बैकग्राउंड क्या है वो समझते हैं, यानी ये जो पुराना वाला कानून है ये क्या बोलता है, क्यों बदलाव करेगा, ये समझते हैं। तो 1957 वाला जो ये लॉ था ना, इसको भी कई बार बदल चुके हैं हम। वैसे 2015 में बदल दिया था। 2015 में बदलने के बाद में इसमें अमेंडमेंट करने के बाद में क्या किया गया, एक ऑक्शन बेस्ड सिस्टम को ऐड किया गया कि भाई यहाँ पे जो बोली लगाई जाती है ना, बोली लगवाने का काम करवाने लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी 2015 में जो अमेंडमेंट किया गया था, इसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाने की बात की गई कि भाई जहाँ पर भी हम खनन करेंगे, जैसे जंगलों में कई सारी जगह पर खनन किया जाता है, तो वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं जिनके ऊपर असर पड़ा है, जिनको घरों से हटाया गया है, उनकी सुरक्षा कौन करेगा, उनका कल्याण कौन करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे अलग से बॉडी बनाने की बात की गई। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया गया, जिसका मेन काम था कि जो अलग अलग एरियाज़ उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। कुछ पेनल्टीज़ यहाँ पे लागू करी गई 2015 में कि इलीगल माइनिंग, जो अवैध तरीके से इलीगल तरीके से जो माइनिंग होगी, खनन होगी, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए। तो ये 1957 का कानून 2015 में ये बदलाव इसमें कर दिए गए। फिर पता बदलाव ये रुका नहीं, 2015 वाले बदलाव में 2016 में फिर से बदलाव किया गया, फिर 2020 में फिर से एक और बदलाव करा गया, और बदलाव करके इन्होंने जो भी इश्यूज़ थे उसको टैकल करने की कोशिश की। और 2020 में भी बात बनी नहीं, 2021 में फिर से अमेंडमेंट किया गया, और 2021 का ये लास्ट अमेंडमेंट था, यानी लास्ट बदलाव 2021 में हुआ था। और अब जाके अब 2023 में, यानी कि अब जो है ये नया बिल पास हुआ, ये दोबारा से बदलाव हो रहे हैं। 2021 में जो बदलाव हुआ था उसका मेन मकसद ये था कि इस पूरे सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स लाना, कुछ सुधार करना, जैसे कैप्टिव माइनिंग जो होती है और मर्चेंट माइनिंग होती है, इनके बीच में डिफरेंस को क्रिएट करना, जो ये डिफरेंस इसको रिमूव करना। ये क्या होता है आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब कि जो हमारे मिनरल सेक्टर है ना, इसको और ज़्यादा रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, इसमें और ज़्यादा चेंजेस की आवश्यकता है कि आज क्रिटिकल मिनरल का ज़माना है। क्रिटिकल मिनरल मैंने आपको बता दिया, रिसेंटली आपको पता होगा भारत सरकार ने 30 क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट भी जारी की कि भारत के लिए वो 30 क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब क्रिटिकल मिनरल में आपका लिथियम आ गया। अब लिथियम एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? भाई एक देश को अगर पोल्यूशन से लड़ना है तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सुधारना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने होंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाम से पता चला बैटरी पे चलेंगे, और बैटरी के अंदर लिथियम डलेगा। इवन यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिसमें बैटरी यूज़ हो रही है उसमें भी यहाँ पर लिथियम का उपयोग किया जा रहा है। तो लिथियम एक क्रिटिकल मिनरल है। तो ऑब्वियस ही बात है, क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे बहुत सारे हैं जिनका अलग अलग पर्पज़ की वजह से यहाँ पर उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। समझ गए? तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते होंगे कि ये जो नीति है मिनरल्स को लेकर आने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आगे आते हैं। अब ये जो बिल है, नया वाला जो बिल आया 2023 का, अब तो पुराने वाले तो बिल डिस्कस कर लिए, पुराने जितने बदलाव हुए वो भी डिस्कस कर लिए। अब जो नया वाला बिल है इसमें क्या की प्रोविजंस, इसके क्या प्रावधान है वो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो चेंज किया जा रहा है नए वाले बिल में वो क्या है? इस बिल ने ये मांग की है, इस बिल ने बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको अलाउ कर दिया है कि जो हमारे पास में 12 एटॉमिक मिनरल्स हैं उनमें से 6 मिनरल्स की माइनिंग कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं। जैसे कौन से 6 मिनरल्स? लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टैंटलम और जर्कोनियम। इन 6 मिनरल्स की माइनिंग कर सकते हैं इन 12 एटॉमिक मिनरल में से। प्राइवेट सेक्टर को पहले ये अलाउ नहीं था, अब की बार अलाउ किया इस बिल में। और बोला जा रहा है कि जैसे ये बिल कानून बनता है, अब बने गई, कानून बनते ही हमारी केंद्र सरकार के पास में इंपॉर्टेंट पावर आ जाएगी कि वो केंद्र सरकार क्या करे, किसी को लाइसेंस देने का काम करे। केंद्र सरकार लाइसेंस देने का काम करेगी, प्लस माइनिंग को लीज पर देने का काम कर सकती है, रेंट पर देने का काम कर सकती है, और रेंट पर देने के लिए ऑक्शनिंग करेगी। मान लो कोई एरिया है, कोई एरिया में प्राइवेट सेक्टर माइनिंग करना चाहती है तो उसके लिए बोली लगवाई जाएगी एक जगह बैठा के कि ये बोली लगाओ, कौन सबसे ज़्यादा पैसा देगा, जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा वो उस एरिया के अंदर माइनिंग करेगा।
समझ गए? ये माइनिंग किस चीज़ के लिए? क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, इन चीज़ों की बात की जा रही है। तो मेन पावर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होंगी इस पर्टिकुलर लॉ के तहत। दूसरा क्या बोला जा रहा है, ये जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है ये भी दिया जाएगा। अब की बार एक नई चीज़ और है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस यहाँ पर हमारी राज्य सरकार देगी, और ये लाइसेंस भी कैसे मिलेगा? कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से। अगेन बोली लगवाई जाएगी, बोली लगवाने के बाद में एक एरिया को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ पर रिसर्च करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी कि भाई क्या तरीका होगा ऑक्शनिंग करने का, है ना, ये बोली कैसे लगवाई जाएगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, है ना, कैसे काम किया जाएगा, जो भी नियम वगैरह है वो सारे नियम केंद्र सरकार लेकर आएगी, उसके बेसिस पर यहाँ पे काम किया जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो बिल है, इस बिल ने एक चीज़ और अलाउ की है, जो सिंगल एक्सप्लोरेशन होता है, ठीक है, जो सिंगल एक्सप्लोरेशन वाला लाइसेंस होता है, इस लाइसेंस के अंदर में कह सकते हो कि एक एरिया जो है लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और फिर उसके बाद में पहले 3 साल बाद, फर्स्ट 3 ईयर्स बाद जो ये लाइसेंस है इसको अलाउ किया जाएगा कि वो कह सकते हो कि जो ओरिजिनल ऑथराइज एरिया था उसका 25% तक वो रिटेन कर सके। फिर बात बोला गया कि जब रिसर्चेस करोगे, खोजोगे और रिसर्च प्रूव हो जाते हैं एक एरिया में कि हाँ भाई वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर से यहाँ पर एक ऑक्शनिंग करेगी उस माइनिंग के लीज के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर, जैसी रिपोर्ट सबमिट होगी ना वैसे 6 महीने के अंदर अंदर ऑक्शनिंग की जाएगी। रिसोर्स प्रूव होगा कि भाई इस एरिया में रिसोर्स हैं, एक्सप्लोर कर लिया गया, हाँ भाई यहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल हैं, तो अब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट फिर से नीलामी करेगी इस एरिया की, बोली लगवाएगी। अब माइनिंग कौन करेगा, खनन कौन करेगा, तो 6 महीने के अंदर अंदर ये खनन के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में कह सकते हो जो लाइसेंसी होता है, यानी कि जो एक्सप्लोरेशन वाला लाइसेंसी था, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए लाइसेंस मिला था, उसको भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, इंसेंटिव्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये सारे के सारे आप कह सकते हो नियम है इस माइनिंग पॉलिसी के अंदर में। नाउ अब बात आती है इस माइनिंग सेक्टर का स्टेटस भारत में क्या है, इसको भी थोड़ा जान लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, माइनिंग सेक्टर भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक रीढ़ की हड्डी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनिंग इंडस्ट्री भारत की इकॉनमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बैकबोन का काम करती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जो ये मिनरल प्रोडक्शन है इसकी जो टोटल वैल्यू है 2020-21 के अंदर में, 2021-22 के अंदर में, वो लगभग 2,11,857 करोड़ के आसपास थी, ऐसा बोला जा रहा है, जिसमें हम एटॉमिक और फ्यूल मिनरल्स को ऐड नहीं कर रहे हैं। बाकी स्कोप की बात करेंगे, कितना बड़ा स्कोप है इसका, तो भारत कहीं ना कहीं चौथे नंबर पर आता है आयरन ओर के प्रोडक्शन के मामले में। भारत सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है कोयले के मामले में, ये 2021 का डेटा है। फिर उसके बाद में अगर हम एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात करेंगे, जो कंबाइंड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर में, वो लगभग कह सकते हो 2021 वाले साल में 4.1 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से रहा है। तो इसके माध्यम से हम सेकंड लार्जेस्ट बन चुके थे दुनिया में इस एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के मामले में। तो आप समझ रहे होंगे कि रिसोर्सेज के मामले में भारत का बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम कहलाते हैं। तो 2023 में जो मिनरल की डिमांड है वो 3% से बढ़ चुकी है, इस साल इसकी डिमांड और बढ़ चुकी है। तो भारत की इकॉनमिक ग्रोथ को भी एक फ़ायदा मिलेगा इस पॉलिसी के माध्यम से, सीधा सीधा आप कह सकते हो। तो माइनिंग सेक्टर इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब इंपॉर्टेंट ही केवल चीज़ मैटर नहीं करती है, मैटर ये भी करता है कि इस सेक्टर में समस्याएं क्या क्या है ताकि उसको सॉल्व कर सके। तो इस सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को समझो। सबसे पहली जो समस्या है वो है इस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है भारत की इकॉनमी के अंदर में, वो ज़्यादा अभी के समय पर नहीं है। भाई बहुत सारी कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री हैं जिनका माइनिंग सेक्टर उनके देश की, जैसे साउथ अफ्रीका का जो माइनिंग सेक्टर है ना, इनकी देश की जीडीपी में, ओवरऑल इकोनॉमी में 7.5% का कंट्रीब्यूशन देता है। ऑस्ट्रेलिया का जो माइनिंग सेक्टर है ये इनकी देश की इकॉनमी में 6.99% का कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन भारत का माइनिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, इनका योगदान इंडिया की जीडीपी में ज़्यादा नहीं है। इंडिया की जीडीपी में माइनिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल और केवल 1.75% का है। तो पहली चीज़, अभी कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। ये पहली दिक्कत है और बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी जो प्रॉब्लम है ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़, बहुत सारी जो जनजातियाँ हैं उनकी अलग अलग पर्टिकुलर ग्रुप हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो लगातार ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ये माइनिंग जोन्स में रह रहे हैं जहाँ पे माइनिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे माइनिंग की जाती है तो इससे इनको काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, इनको हटाना, कंपनसेशन देना, है ना, दूसरी जगह पर घर देना। तो अगेन ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस माइनिंग सेक्टर में। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट की कमी। भाई आप किसी जगह पर माइनिंग कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उसके लिए आपको समय के हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है।
तो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए पैसा भी तो चाहिए होता है। अब पैसा नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हो पाएगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी, अपग्रेड नहीं हो पाएगी तो हम पीछे चल रहे हैं समय से, दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में पीछे चल रहे हैं, समझ गए। फिर इसके बाद में एक और प्रॉब्लम क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न। ये जो एक्ट है इसके अंदर में जो चेंजेस हुए हैं, आप यहाँ पे कह सकते हो जो ये माइनिंग सेक्टर है ना, ये माइनिंग सेक्टर की वजह से भले ही आप सोचो देश का डेवलपमेंट होगा, ठीक है हम ये सोच रहे हैं, लेकिन जब माइनिंग करते हैं, खुदाई होती है, तो ये हमारे एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है। प्लस एक और प्रॉब्लम क्या है, एक दिक्कत यह है कि जो सरकारी पॉलिसी एफर्ट्स हैं आज के समय पर वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। सरकार की जो नीतियाँ उन्होंने बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियाँ फेस की हैं। फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस सेक्टर में वो है बहुत सारे क्लियरेंस और लीगल हर्डल्स होने पड़ते हैं। यानी कि अगर एक माइनिंग सेक्टर है तो इस सेक्टर में पहली बात तो भाई आपको माइनिंग करने के लिए इतनी जल्दी क्लियरेंस मिलेगा नहीं, मल्टीपल क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, जाने ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये क्लियरेंस, वो क्लियरेंस, उसके बाद जाके काम होता है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको ब्लॉक भी कर देता है कि नहीं भाई आप माइनिंग नहीं कर सकते, समझ गए, जैसा यहाँ पर पहले भी हो चुका है। फिर उसके बाद में एक और समस्या है, वो यह है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की मोनोपोली। मोनोपोली मतलब सिंगल बायर और नंबर ऑफ सेलर्स, बेचने वाला एक, खरीदने वाले अनेक। तो माइनिंग सेक्टर कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। जैसे अगर हम कोयले की सेक्टर में बात करेंगे तो कोल इंडिया मोनोपोली है। भाई कोल इंडिया एक ही तो बॉडी है जो कि कहीं ना कहीं कोल सेक्टर की मोनोपोली को होल्ड कर रखी है, पूरे कोल सेक्टर को मैनेज कर रही है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं ये वाला इशू भी आपको माइनिंग सेक्टर में देखने को मिलता है। तो क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं, वो भी आपको समझ में आ गई। अब इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, वो राइटर ने बताया कि माइनिंग सेक्टर है जो भारत का, इसके पास में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ताकत है कि अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसीज़ को कम कर सकता है। जो आज हम कई सारे मिनरल्स इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, उसको हम कम कर सकते हैं, अपने खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तैयार करना होगा कि भाई देखो कि जो ये कहीं ना कहीं क्लियरेंस देने में बहुत सारे चैलेंज होते हैं, भाई क्लियरेंस जल्दी जल्दी दिया जाए। प्लस जो बहुत सारे चैलेंज जैसे नक्सलिज्म वगैरह का इशू है, इसको सबसे पहली बार टैकल किया जाए। जहाँ पे माइनिंग होती है ना, वहाँ पे नक्सलिज्म वगैरह भी काफ़ी बार देखने को मिल जाता है, तो इसको टैकल करना पड़ेगा हमें, तब जाके हम माइनिंग सेक्टर को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। नाउ तो आर्टिकल आपने पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट था, यूपीएससी 2021 में ऑलरेडी ये सवाल पूछ चुका है और आज का मेंस का क्वेश्चन आपका यही वाला है। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे मतलब यूपीएससी का 2021 का मेंस का आंसर आप लिख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलता है, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड। अब आपको पता होगा भारत जो है एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब आप कहोगे ये क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। जैसे जो आज पूरी दुनिया आप देख रहे हो ना, अलग अलग महाद्वीप फैले हुए हैं, कॉन्टिनेंट फैले हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये सब जो कॉन्टिनेंट आप फैले हुए आपको दिख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट पहले एक साथ हुआ करते थे। आज से लगभग 225 मिलियन साल पहले सब पूरी ज़मीन एक ही हुआ करती थी भारत की, कोई अलग नहीं था, समुद्र से कुछ अलग नहीं था, सारी ज़मीन एक साथ थी, जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे। फिर इसको समय लगा टूटते टूटते और 180 मिलियन ईयर्स एगो होता है, यानी आज से लगभग 180 मिलियन साल पहले क्या होता है, ये जो एक लैंड था जो पूरे दुनिया में केवल एक ज़मीन थी, ये दो भागों में टूट गई थी। दो भागों में टूट गई थी, एक ऊपर वाली बन गई थी लॉरेशिया और नीचे वाला तो उसको नाम दिया गया था गोंडवाना। तो भारत जो है गोंडवाना में था, फिर धीरे धीरे इसका और टूटना हुआ और टूटते टूटते यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये कॉन्टिनेंट्स बट गए, अलग अलग हो गए, समझ गए। तो इंडिया बेसिकली गोंडवाना लैंड का एक कंट्री है और गोंडवाना लैंड माना जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह पाए जाते थे, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि भले ही भारत एक कंट्री गोंडवाना लैंड का है, लेकिन इसकी जो माइनिंग इंडस्ट्री है, हमारी जो माइनिंग इंडस्ट्री है, इसका कंट्रीब्यूशन हमारे देश की जीडीपी में बहुत कम है परसेंटेज के मामले में। डिस्कस करो क्या है प्रॉब्लम, समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। भारत गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद इसका खनन उद्योग प्रतिशत में इसके सकल घरेलू उत्पादन यानी जो जीडीपी में जो बहुत कम योगदान ये जो जीडीपी के अंदर में बहुत कम योगदान देता है, इसके ऊपर आपने चर्चा करनी है 250 शब्दों में। तो हमारी माइनिंग सेक्टर का हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। पहली बात ये समझाना कितना कंट्रीब्यूशन है, दूसरा यहाँ पे आगे डिस्कस करना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह, मतलब क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इतना कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट दोस्तों सभी लोगों को दो आंसर्स रिव्यू करना है। जब सभी लोग दो आंसर्स को रिव्यू करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए। चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नाउ ये जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है LK99 के बारे में।
LK99 क्या है? वही एक सुपर कंडक्टर जिसको अभी रिसेंटली फाउंड किया गया है। तो LK99 के बारे में हम बात करेंगे। LK99 क्या है? द क्वेस्ट फॉर अ रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। साउथ कोरिया के जो साइंटिस्ट है उनका एक ग्रुप है, उन्होंने हाल ही में क्लेम किया है कि हमने एक ऐसे मटेरियल की डिस्कवरी की है जिसको उन्होंने नाम दिया LK99। ध्यान रखना, एक ऐसे मटेरियल की डिस्कवरी की है जिसका नाम है LK99। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि LK99 एक सुपर कंडक्टर है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ सुपर कंडक्टर होना लगभग कह सकते हो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कमरे का, उसमें कोई भी जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर नहीं होता है, वो कंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर नहीं होता है। कंडक्टर से बढ़िया सुपर कंडक्टर कहलाएगा। समझ गए? तो LK99 एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ, ये सारी चीज़ें प्रूव हो गई, तो आप कह सकते हो हमारे पूरे दुनिया का जो इलेक्ट्रिकल सेक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, ये पूरी सेक्टर में क्रांति आने वाली है अगर ऐसा हो सकता है तो। वैसे मैं आपको बता दूं, आज से कुछ टाइम पहले भी एक और रिसर्च हुई थी जिसको मतलब कुछ ऐसा मटेरियल पाया गया था, लेकिन जब उसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि यार सही नहीं है वो। ठीक है, तो इस वजह से लोग अभी हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। तो जो LK99 है, इसकी जो डिस्कवरी की गई है, ये डिस्कवरी हमें क्या सजेस्ट करती है, क्या बताती है, वो समझते हैं। उसको समझने से पहले दोस्तों हमने समझना होगा कि ये सुपर कंडक्टर होते क्या हैं। सुपर कंडक्टर आर द मटेरियल्स दैट एग्जिबिट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन कूल्ड टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। दिस प्रॉपर्टी अलाउज देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब मतलब क्या है कहोगे, नहीं समझ में आया? देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक तरफ होता है कंडक्टर्स। अब दोस्तों कंडक्टर्स क्या है? ठीक है, कंडक्टर्स वो हैं, वो ऐसा मटेरियल है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लो होती है, बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लो होती है। लेकिन कैसा भी कंडक्टर हो, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर रहा होता है, ब्लॉकेज बहुत सारा होता है, लेकिन ब्लॉकेज होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो हो रही है, तो इससे एनर्जी जो फ्लो हो रही है ना, उसका लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? आप ताकत लगा रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, सामने कुछ भी नहीं है तो आराम से ढहता हुआ जा रहा है वो, लेकिन अगर सामने कोई चीज़ है और आप उसके साथ में यहाँ पर कोई चीज़ को पुश कर रहे हो तो आपको डबल एनर्जी लग रही है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही है। तो वही यहाँ पर कंडक्टर आपको देखने को मिलेगा। कंडक्टर क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो होती है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब वो उस इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का काम करती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इस चक्कर में इसमें एनर्जी का लॉस भी बहुत होता है। ठीक है, लॉस होने के बाद में बहुत कम एनर्जी हमको मिलती है। लेकिन सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है। गेम ख़त्म। जिसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है। ज़ीरो होने का मतलब कोई रुकावट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी सीधा फ्लो होगी, जितनी प्रोड्यूस होकर बने के हम छोड़ेंगे उतनी ही पहुंचेगी, हाई क्वालिटी की इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कोई रुकावट सुपर कंडक्टर में नहीं होती है। लेकिन सुपर कंडक्टर वो वाले मटेरियल होते हैं कि इसमें ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कब होगा? जब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करे बिना यहाँ पर इसमें ज़ीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लैंथनम बेरियम हो गया, लैंथनम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, येथरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, नायोबियम 10। दोस्तों रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना और ये तीनों नाम ध्यान रखना। क्वेश्चन बन सकता है आपसे, क्या करेंगे क्वेश्चन में, ये 2 या 3 नाम दे देंगे कि लैंथियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, येथरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, नायोबियम 10, बताओ ये क्या है? सुपर कंडक्टर है, ये है, वो है, ऑप्शन दे देंगे। तो ध्यान रखना, ये सुपर कंडक्टर के मटेरियल्स हैं। ये वो मटेरियल हैं कि जिनको अगर हम ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा करना होगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा करना होगा, तो ठंडा करने के बाद में इनका जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है। यानी अब ये ब्लॉक नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है ये बिना किसी लॉस ऑफ एनर्जी के, कोई एनर्जी लॉस होगी नहीं, सीधा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। लेकिन क्या है, इन मटेरियल को ठंडा करेंगे तभी यहाँ पे वो रेजिस्टेंस कम होगा। अब हमें वायरिंग खींचनी है, सपोज यहाँ पे टावर से वायरिंग आ रही है आपके घर के अंदर में। अब इस वायर को ठंडा कैसे करें जिससे एनर्जी जितनी बन रही है सीधा आपके घर में पहुँचे? ठंडा करने में ही तो दिक्कत है। लेकिन हमें एक ऐसा मटेरियल LK99 मिला है, ऐसा मटेरियल मिला है जो कि टेम्परेचर पर, जो हमारा रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पर ही सुपर कंडक्टर है वो, जो कि मतलब इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, फिर भी वैसी बात है। इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है,
मतलब सीधा हम इसका यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसी चीज़ नहीं मिली है कि इसको ठंडा करने की ज़रूरत ना पड़े। इन मटेरियल्स को ठंडा करना पड़ता है तब जाके इनका रेजिस्टेंस जीरो होता है। लेकिन बोला जा रहा है कि भाई साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने एक ऐसा मटेरियल खोज लिया जिसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना ठंडा करे सुपर कंडक्टर है। वो बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी लॉस ऑफ एनर्जी के आराम से यहाँ पे क्या कर सकता है, एनर्जी को फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। यही तो न्यूज़ निकल कर आ रही है। आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से जो क्लियरेंस है वो मिल चुका होगा। तो अब थोड़ा सा LK99 के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है इस डिस्कवरी का जो एक क्लेम है, क्या सजेस्ट करता है कि भाई जो साउथ कोरियन ग्रुप है इन्होंने डिस्कवर किया है एक बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मटेरियल जिसको नाम दिया गया एपेटाइट। एपेटाइट बेसिकली मिनरल है, एक फॉस्फेट स्कैफोल्ड के साथ में, और कह सकते हो इसको, मतलब ये ना एपेटाइट एक ऐसा मिनरल है जिसमें एक फॉस्फोरस एटम है और उस फॉस्फोरस एटम के आसपास 4 ऑक्सीजन एटम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर स्टार्ट किया इस लेड एपेटाइट का यहाँ पर यूज़ करना, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सुपर कंडक्टिविटी में जो ये LK99 है इसके अंदर सुपर कंडक्टर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, वो भी रूम टेम्परेचर पर। इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ये बढ़िया काम करेगा। रूम टेम्परेचर पर एक सुपर कंडक्टर है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो सकता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के अंदर में एक नया इवोल्यूशन देखने को मिल सकता है, एक नया रिवॉल्यूशन कह सकते हो, नई क्रांति देखने को मिल सकती है। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि पावर का कोई लॉस होगा नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगर मिल भी गया तो हम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे? दोस्तों सुपर कंडक्टर्स का यूज़ कई सारी जगह पर होता है। फॉर एग्जांपल एनर्जी ट्रांसमिशन में जो सुपर कंडक्टिंग केबल्स होते हैं ना, इसमें आप एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हो बिना किसी एनर्जी के लॉस के। जैसे आज कॉपर के वायर्स खींचे जाते हैं, कॉपर के वायर से इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है, लेकिन उनमें रेजिस्टेंस होता है। अब क्या होगा, कॉपर कंडक्टर है, अब क्या होता है, हम सुपर कंडक्टर के केबल्स बना सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी लॉस के आराम से यहाँ पे फ्लो हो सकती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा जो इसका कह सकते हो कि एप्लीकेशन है, यूज़ है, वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI। MRI के बारे में पता होगा, MRI मशीन्स जो होती हैं ना, उसमें भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। MRI आपका स्कैन करता है, बॉडी का, ब्रेन का स्कैन करता है ना। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स जो होता है ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, जनरेटर्स जो होती हैं, इनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। आज आपने अभी कभी मोटर खोली हो, मतलब खोली ना हो, कई बार खोली हुई देखी हो, तो आप देखते होंगे उसमें कॉपर की वायरिंग होती है, सीधा सीधा बहुत घनी कॉपर की वायरिंग होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो कंडक्टर है और उसमें अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस, रुकावटें देखने को मिलती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो फ्लो होता है। इससे में एनर्जी काफ़ी लॉस होती है। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स की एफिशिएंसी, उसकी डेंसिटी, जनरेटर्स की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। प्लस जो मैग्लेव ट्रेन होता है, मैग्लेव ट्रेन में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का यूज़ किया जा सकता है। सुपर कंडक्टिंग वाली मैग्नेट भी आपको देखने को मिलेंगे। इन मैग्नेट का यूज़ किया जा सकता है लेविटेशन के लिए। लेविटेशन मतलब आपने समझा होगा कि जो मैग्लेव ट्रेन होती है ना, वो मैग्लेव ट्रेन पटरी पर नहीं चलती हैं, हवा में चलती हैं। हवा में मतलब हवा में उड़ती नहीं है, बस खाली नीचे पटरी है ऊपर, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, नीचे यहाँ पर ये पटरी है, इसके ऊपर ये ट्रेन है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन के नीचे मैग्नेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब वो मैग्नेट क्या करती है, जैसे कि आप अगर मैग्नेट को नॉर्थ साउथ से चिपकाओगे तो आराम से चिपक जाएंगी, लेकिन अगर नॉर्थ साइड में मैग्नेट को चिपकाओगे तो दोनों आपस में दूर भागेंगी। तो वही मैग्नेट यहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। ऐसी मैग्नेट उसका पोर्शन जैसे नॉर्थ इधर लगा देंगे तो ये क्या होगा, दूर भागेंगी। ये जो ट्रेन है वो यहाँ पे पटरी पे चिपकेगी नहीं, हवा में रहेगी, थोड़े सा हवा में रहेगी तो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर ये भाग सकेगी। इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, समझ गए। तो मैग्लेव ट्रेन में भी यहाँ पर इसी प्रकार की सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का यूज़ किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो उसके एप्लीकेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया। बाकी ये जो आर्टिकल देख रहे हो ना, इस वाले एडिटोरियल को थोड़ा सा हम वेट करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास होना बाकी है। राज्यसभा से पास होने दो, फटाफट जैसे ही पास होगा उसके बाद डिस्कशंस हमारे चलेंगे। बाकी जैसा बोला था, फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल है। फ्रंट पेज पर ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेमेन पैनल को अपॉइंट किया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो मणिपुर के अंदर में थोड़ा रिलीफ के लिए एक जो कमीशन है, जो पैनल है वो हम बनाएंगे, ठीक है। और इस कमीशन के अंदर में, इस पैनल के अंदर में कई सारी जो है महिलाओं को इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोलते हैं। जो हमारे DY चंद्रचूड़ साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर मंडे में अनाउंस किया है ओपन कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑल वेमेन कमेटी बनाएगा। उस कमेटी के अंदर में 3 फॉर्मर हाई कोर्ट के जजेस होंगी, वो यहाँ पर इसको हेड करने वाली हैं, ताकि मणिपुर में हील प्रोवाइड करवाया जा सके, लोगों को थोड़ा आराम दिया जा सके, महिलाओं को थोड़ा राहत मिल सके, समझ गए। बाकी इसमें कुछ और मेंबर्स भी होंगे, धीरे धीरे और मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अलग अलग जजेस जो हैं, फॉर्मर जजेस जो हैं, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा।
ठीक है, आई होप आपको ये जो बात है अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो अभी कुछ खास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी राहुल गांधी जी वापस से पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। महात्मा गांधी जी को अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अभी क्योंकि आपको पता होगा इनकी जो सदस्यता है वो छीन ली गई थी, वो केस की वजह से। अभी परसों मैंने केस डिस्कस किया था, ठीक है, मोदी सरनेम केस। तो अभी क्या हुआ है, इनकी सदस्यता वापस आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा के ऊपर में रोक लगा दी है। अभी ये वापस से अभी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। अब पार्लियामेंट में आज जब पार्लियामेंट ओपन होगा तो हो सकता है नो ट्रस्ट मोशन को लेकर डिबेट छिड़े। नो ट्रस्ट मोशन आपको पता होगा कि जो इतनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़, ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, वो कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही हैं, यानी कि सरकार को गिराने की बात कर रही हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली सरकार को गिराने की बात की जाती है, क्योंकि अगर आप देखोगे संविधान में आर्टिकल 75 के अंदर में नो कॉन्फिडेंस मोशन का ही बात की जाती है। बोला यह जाता है कि अगर ध्यान रखना, लोकसभा के अंदर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है, उसको हटाया जा सकता है। ये जो मोशन है इसको कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर 50 मेंबर का सपोर्ट मिलेगा तब जाके यहाँ पर ये मोशन पास होगा। ये मोशन केवल और केवल लोकसभा में मूव किया जा सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी कुछ फैक्चुअल डेटा को लेकर। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि 2019 का बताओ AIIB दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा सही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। कि AIIB के अंदर में 80 से ज़्यादा मेंबर नेशन है, दूसरा गलत है। भारत के पास में ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है AIIB की, तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंबर्स एशिया से बाहर के भी हैं। तो पहला वाला सही है। ना इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।